लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जो माले ईमान खाता है, जो कम मौला अब्दुल्लाह ने अज़ादारी का आखिरी दिन है, मौला अब्दुल्लाह ने फरमाया अज़ादारी इसलिए है कि मौला कबूल करें, अज़ादारी इसलिए है कि मौला खुश हो जाए। मौला ने खुद बयान कर दिया कि जो हमारे मकसद को भूल जाएगा वो रोते रोते मर जाएगा। न मैं मातम कबूल करने वाला हूँ, न मैं नौहा कबूल करने वाला हूँ, न मैं मजलिस कबूल करने वाला हूँ। यानी कुल्ली तौर पे मौला ने खुद कहा मैं अज़ादारी कबूल नहीं करूंगा जो हमारी कुर्बानी के मकसद को भूल जाएगा। हुसैन इब्न अली ने अपने कुर्बानी का मकसद मक्के में उलमा को जमा करके हज के जमाने में फरमाया मैंने ये क़याम इसलिए किया है कि कमजोरों का हक लूटा जा रहा है। हाँ हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, ये खड़े रहते साइड में। और ये दोनों को भेज दिया। मठ की हालत ये है कि एक मठ मुजफ्फरपुर में नहीं बचा, एक गौशाला जो खड़ा होता है आप जानते हैं वफ नहीं बचा, करीब करीब सब बिक जाते हैं, डरा दिए जाते हैं। ईश्वर ने अभी तक हिम्मत दी है, यहाँ प्रेस वालों ने बहुत सपोर्ट किया। एक बात है जो भी वजह थी, यानी उस दिन अखबार वालों ने जो फोटो लेना शुरू किया, जो क्योंकि सब मामला दब जाता जी नहीं। न्यूज़ 24 ने जब दिखाना शुरू किया तो डीएम ने धमकी दी कि जो दिखाएगा उसका हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। फिर भी लोगों ने दिखाया, उनकी आप नहीं बता सकते। जो दिन रात पैसे में डूबा हुआ है वो कब खा जाएगा आप कह सकते हैं? बस जो कुछ है वो यकीन और ईमान के ऊपर है। तो हमारा ये कहना है कि हर मिनिस्ट्री को पैसा पहुंचता, नाले का पैसा, रोड का पैसा, दवा का पैसा, फला का पैसा, कमीशन बना है, इधर कमीशन बना। मामला वही, इधर वक्फ का पैसा, वक्फ लैंड का पैसा मिनिस्टर्स को नहीं पहुंचे। इसलिए जमीन बिकेगी तब तो। बिहार के मुजफ्फरपुर हम आए थे चुनाव का अंक गणित समझने कि चुनाव किस करवट बैठेगा। लेकिन यहाँ एक किस्सा पता चला, एक किस्सा एक धर्म गुरु का और एक वक्फ बोर्ड का किस्सा, भू माफियाओं के खिलाफ किस्सा, धर्म गुरु का वक्फ बोर्ड के साथ मिले हुए भू माफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन कब्जा करने का। इस हिम्मत की उनको सज़ा ये मिली कि उन पर 50 मुकदमे लाद दिए गए, उनके घर में घुसकर आतंक मचा दिया गया। जनतंत्र में जो जन होता है ना, वो ऐसे ही तंत्र में अक्सर फंस जाता है। जब जनतंत्र का ऐसा सिपाही किसी गलत आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो दमनकारी लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शिया धर्म गुरु शबीब अहमद काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने हमें समय दिया करते हैं जी। तो काज़मी साहब, हम चुनाव यात्रा पर थे, हम यहाँ आए तो एक माइंड फ्रेम से आए थे कि चुनाव के बारे में मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन चुनाव लोगों से बनता है, चुनाव आप जैसी ज़हीन हस्तियों से, लोगों से, नागरिकों से बनता है। जो आपके साथ घटना हुई, एक तो हमारे दर्शकों के लिए उसको विस्तार से बताएं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा। देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ ने आने के बाद से हिंदुस्तान को उस वक्त जो सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा मुल्क, और आज भी है। आज अगर लोग एक हो जाएं, बेईमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इलेक्शन में करप्ट लोगों को निकाल दे, तो आज भी वैसे ही और उससे बेहतर है। तो अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़मीन है और फर्टाइल ज़मीन है, तो इंग्लैंड से वो पानी का सफ़र करके, जिसको पहले लोग 7 समुंदर पार करके ये लोग आए। जैसे हमारे गांधी जी गए इंग्लैंड जाके, उन्होंने पढ़ के आए तो यहाँ से उनको निकाला और ईमानदारी और सच्चाई का सबूत दिया, और इससे मुल्क हमारा है, उसकी तरक्की चारों तरफ उसका नाम हुआ। वैसे ही अंग्रेज़ों को वहाँ मालूम है कि हिंदुस्तान में बहुत फर्टाइल लैंड है, सोने की चिड़िया है, तो अंग्रेज़ वहाँ से लूटने आ गए और लूट के यहाँ से ले गए। आज से पहले हम किसी एक मैगज़ीन में पढ़े थे, अभी जहन में मैगज़ीन का नाम नहीं है, तो एक इंडियन इकोनॉमी से लिखा है कि 45 ट्रिलियन पाउंड
वो इंडिया से ले गए, जो थेम्स के नदी के किनारे गए लंदन में, जिससे उन्होंने सब कुछ बना रखा और पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, इसको लोग देखने जा रहे हैं, ये यहीं का लूटा हुआ पैसा है। तो जब अंग्रेज़ वहाँ से यहाँ लूटने आ गया, तो अब ये एक इंसान के अंदर होता है कि जहाँ खुली ज़मीन देखो, पैसा देखो, लूटने आ जाओ। उसी तरह यहाँ के जो भूमाफिया हैं, उन लोगों ने भी जहाँ जहाँ ऐसी ज़मीन है जिसका पूछने वाले, जिस पे नज़र रखने वाले कम लोग हैं, उसको उन लोगों ने बेचना शुरू किया। अब जो भी उनके उस बेचने में बीच में आएगा तो वो तो उसके साथ कुछ भी करेंगे, इसलिए कि जो किसी गरीब की, कमज़ोर की, धर्म की ज़मीन बेचने वाला आदमी है, वो तो दरअसल जो है एथिस्ट है ना, वो नास्तिक है। तो नास्तिक तो कुछ भी कर ले, एथिस्ट है, वो ईश्वर को नहीं मानता, परलय को नहीं मानता, मरने के बाद हिसाब किताब को इसको नहीं मानता, यहाँ तक कि वो कानून को भी नहीं मानता। कानून को उसी वक्त तक मानता है जब तक के सामने पुलिस है। पुलिस चली गई, फिर गुंडा कर दी, कागज़ बदल देता है, कागज़ उलट देता है, कागज़ को फाड़ देता है, पूरा इशू तब्दील कर देता है, फेक न्यूज़ उड़ाता है। तो इन लोगों ने ये किया, जो भूमाफिया हैं, जिसको आप बेहतर समझ सकते हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों ने जो कमज़ोरों की ज़मीन है, गरीबों की ज़मीन है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, उसको बेचना शुरू किया, या गरीबों को धमका के बेचना शुरू किया। कहा कि देखो ये ज़मीन दे दो, नहीं तो फंस जाओगे। वो बेचारे 10 लाख की ज़मीन 5 लाख में दे के चले गए, इन लोगों ने 20 लाख में बेच दिया। वैसे ही हिंदुस्तान में जैसे सरकार की ज़मीन होती है, वक्फ की ज़मीन है, मठ की ज़मीन है, उस सब मठ की ज़मीन को बेचना शुरू किया, वक्फ की ज़मीन को बेचना शुरू किया। तो इस बीच में हम लोग खड़े हुए, जनता खड़ी हुई, जनता अवगत हुई, इसे अपना कानूनी हक समझ के, धार्मिक अधिकार समझ के इन लोगों ने हर किस्म का टॉर्चर करना शुरू किया, भूमाफियाओं ने। और ये ज़्यादातर भूमाफिया वही हैं जिनके सहारे से बहुत सी सरकार बनती। अच्छे लोग भी हैं सरकार में, लेकिन बहुत से लोग इन्हीं मसलमैन को इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्शन में इस्तेमाल करके इनसे वो हुकूमत में आते हैं। तो अगर हम गुंडों को इलेक्शन में इस्तेमाल करके हुकूमत में आएंगे, तो क्या मुमकिन है कि हम गुंडों को फिर जो है वो उनको उनकी बुराई से रोकेंगे? वो कह देगा आपने जो है हमारा इस्तेमाल किया, अब हमको आप खाने दीजिए। ऐसे गुंडे जो ज़मीन को उनके लिए छूट हो जाती है, लूटो बेचो खाओ, अब इन लोगों ने बेचना शुरू किया, हम लोगों ने रोकना शुरू किया। तो इन लोगों ने पहला काम हम लोग के ख़िलाफ़ ये किया कि पहले धमकाना शुरू किया, यहाँ तक कि हमारी सुपारी हुई। हम उस वक्त के डीएम साहब जो थे, उन्होंने 2013 में उनका नाम जो है वो अभी हम ये अनुपम कुमार, हमको उन्होंने सिक्योरिटी देने की बात की। हमने कहा नहीं, सिक्योरिटी जनता को नहीं तो हम क्यों लेंगे। खैर वो हुआ, उन्होंने हम लोग के लिए वक्फ का नक्शा बनवाया, बहुत कुछ किया, आखिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन वो ज़मीन जो है वो किसी हद तक जो है हम लोग खड़े रहे। तो उस वक्त तो कोई उसका जो सुपारी हो गई हमारी, सुना कि बाहर से शूटर आया मारने की, दुश्मनी हो गई। जी, दुश्मनी बात आते मारने आए लोग बाहर से। डीएम साहब की यहाँ मीटिंग हुई इसकी हमारी 2013 17 मार्च को, और ये मीटिंग में बात साधना है कि आपकी सुपारी हो चुकी है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपके को सिक्योरिटी दी जाएगी। डीएम के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, इंटेलिजेंस की, CID के इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट, हद तक कि वो अखबार में भी आया है, वो दिया जाएगा कि इनकी मौलाना के मारने की थी हत्या। खैर, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे ईश्वर बचाएगा उसे कौन, उसे लिखा हुआ है मरना जीना जो है वो परवरदिगार के हाथ में, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। खैर, तो अब ये हुआ कि जब हम लोग मरने से नहीं डरे, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि गांधी जी ने भी हिंदुस्तान के आज़ादी की बात शुरू की तो कहा कि हमने इमाम हुसैन से अहिंसा सीखी। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू की तो 72 आदमी से ये कह के कि इमाम हुसैन भी करबला में 72 के साथ खड़े हुए थे यजीद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो इस वक्त हम लोग जो इमाम हुसैन को याद करते हैं पूरे, हत्ता इमाम हुसैन ने कहा हम हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो हिंदुस्तान वाले इमाम हुसैन को याद करते हैं। हमारे धर्म जो है हम शिया धर्म के हैं, तो हमारे यहाँ वो इमाम हैं, पैगम्बर इस्लाम के, रसूलुल्लाह के वो फर्जंद हैं, तो उन्होंने जो है वो कुर्बानी करबला भी हम लोग उनको याद करते हैं। तो मौत से डर नहीं है, और जो हिंदुस्तानी या जो इंसान याद करता है उसको मौत से डर नहीं है। अरे जो कुछ चलती फिरती लाश हो उसके बारे में हम क्या फतवा दे रहे हैं? नतीजा ये हुआ कि देखा कि लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने दूसरा काम किया, वो आपको हम क्या बताएं, हमें खुद शर्म आती है, लेकिन क्या करें, धर्म के लिए इंसान इज्जत माल जान सब कुछ लुटा सकता है, इंसानियत के लिए सब कुछ लुटा सकता है। इन लोगों ने अभी आपको बताएं, दिखाया जाएगा वो कागज़, 200 से ऊपर पम्फलेट छापा हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के साथ के खिलाफ, ऐसा गंदा कि वो एकदम इंसानियत से गिरा हुआ जानवर भी ये काम नहीं करता है कि शायद ये इज्जत के चक्कर में आके बैठ जाएं। अब इतनी गाली पड़ रही है, जो लोग हमारे आते जाते हैं इनके खिलाफ इतनी गालियाँ लिखी कि लोग डर से आना मेरे यहाँ छोड़ दें कि जो शबीर साहब के आएगा उसको गाली पड़ेगी। लेकिन फिर भी जनता जानती थी, बेदार थी, मुल्क के कानून को समझती थी, अपने अधिकार को समझती थी, धर्म को। जनता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद इन लोगों ने
फिर एफआईआर शुरू, जितनी गालियाँ पड़ी, पंफलेट पड़ा, यहाँ तक डीएम ने हमें ये भी कहा आपको जितनी गालियाँ पड़ी हमें इतनी जगह डीएम ने किसी को गाली नहीं पड़ी, लेकिन हम लोग टिके रहे। उसका दिन लोगों ने एफआईआर शुरू किया। वो एफआईआर अभी तक हमारे ऊपर 48-49 एफआईआर हमारे 500 लोगों पे, हर किस्म का की धारा, जो आपने कहा था कि कौन सी धारा लगी कुछ देर पहले आपसे बात जो हुई, तो हर किस्म की धारा है, सिर्फ एक एटम बम मारने की धारा नहीं, यूँ समझिए जो हम मजाक में कह रहे हैं। कौन सी धारा? ये तो दो बातें, अगर वाकई में इतने बड़े क्रिमिनल हैं जितनी धाराएं लगी हैं, हमको आप बिल्कुल हाउस साहब आप जाके हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। और अगर ये गलत केस हो रहा है तो आप कितना बड़ा जुर्म है कि एक आदमी जो आंदोलन जनता के लिए खड़ा करे, जो हमारे संविधान में हक है, उसको इतना एफआईआर कर दो कि वो डर जाए। लेकिन फिर भी हमें हिंदुस्तान के कानून पे और कुछ अच्छे लोगों पे भरोसा है और वो हमारा वक्तन फ़ौक़्तन साथ देते रहे, इसलिए हम लोग अभी आपके सामने हैं। अभी तक आखिर में जब इन्होंने देखा कि ना कुछ नहीं हो सकता है, ना ये गाली से डरे, ना सुपारी से डरे, ना केस से डरे, आखिर में इन लोगों ने 2017 21 जुलाई को, जो हम आपको बता नहीं सकते हैं, हमारे घर के ऊपर एसएसपी, डीएम, उस वक्त के आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि डीएसपी, एसडीओ, कम से कम 500 गुंडे के साथ, जिसका वीडियो सारे हिंदुस्तान में चला, सारे टीवी चैनल पे चला, गेट तोड़ते हुए हिस्ट्री शीटर शाह आलम, शब्बू, समीर, गुड्डू, माजिद, आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं, यहाँ का जो वार्ड पार्षद शेरू, और इस तरीके से बड़े बड़े गुंडे जो आर्म्स को लूटे हुए हैं, जो नवरूना कांड में, नवरूना हत्याकांड में जो लोग हैं जिन पर इंक्वायरी सीबीआई की चल रही है, वो सब हमारा गेट तोड़ के घुसे। और गेट तोड़ के घुसने के बाद जो हमला कर दिया, घर पे हमला किया। और जो हमला किया 21 जुलाई को 2 बजे दिन में डीएसपी, एसपी के साथ, डीएसपी जो अनिल कुमार एसडीओ थे, डीएसपी का नाम क्या था, आशीष आनंद, इन लोगों के साथ इन्होंने हमला किया। उसका वीडियो देखें। हम लोग जो घर में उसमें गुंडे आते, कहने को 500 पुलिस है, 100 पुलिस होगी और 400 उसके अंदर गुंडे थे जो पुलिस का ड्रेस पहने हुए थे। औरतों को, बच्चों को जिस बुरी तरह मारा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, ये इंसान के ख्वाब ख्याल में नहीं है। उसका ये लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, इसमें किस मज़हब की किताब नहीं है, क्या हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, मुसलमानों में हर फ़िरक़े की किताब है, सिख की है, ईसाई की है। लेकिन उस दिन पता चला कि गुंडे का कोई धर्म नहीं होता है, हर धर्म के गुंडे उसके अंदर थे, हर धर्म के गुंडे उसके अंदर थे, हिंदुओं के थे, मुसलमानों के थे, शियों के थे और सुन्नी के थे। तो गुंडे गुंडे होते, उनका धर्म होता नहीं, तो हर धर्म के क्या हम खुद ही गलत, वो उसका कोई धर्म नहीं है। उसने सारी किताबों को फेंका, लोगों को मारा। हमारे धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी हैं, उनकी फ़ोटो को गिराया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा। और उसके बाद जो है वो 1.5 घंटे तक ये तांडव होता रहा। उसका हम लोग को जेल ले गए, जेल में रखा। कुछ लोगों का बेल 20 दिन के बाद हो गया, हमारा 3.5 महीने के बाद बेल हुआ। कई 3.5 महीने के बाद, 3 महीने का, जैसे काफ़ी केस था हमारे ऊपर, सबका बेल होते होते। तो पुलिस ने जस्टिफाई क्या किया मौलाना साहब कि आपको गिरफ्तार करने आई है? अब पुलिस ये कहती है कि नहीं, पुलिस ने जो हम आपको कागज बताएंगे, क्योंकि आपके यहाँ कोई अतिक्रमण तो है नहीं कि जो आके तोड़ा जाए, तो ये जो वायलेंस किया गया, इसको जस्टिफिकेशन क्या दिया गया? प्लान है, वो आपको हम दिखाएंगे, जिसपे उस वक्त के डीजीपी का साइन है, आमिर सुबहानी का साइन है। और ये सब बहुत बड़े जुर्म में अभी हुकूमत इनकी जाएगी। तो अभी कुछ दिन पहले जी सलाम के ऊपर लाइव इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड का इरशाद आज़ाद भी था उस वक्त का। हमने कहा तुम्हारी हुकूमत जाएगी, तुम सब जेल जाओगे, तुम सब जेल जाओगे। और वाकई जैसे हुकूमत इनको बचा रही है नीतीश की, जैसे कि नीतीश के आरसीपी सिंह का, आमिर सुबहानी का डायरेक्शन पे हुआ। यहाँ तक कि नीतीश को जब राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया, जिनको मौलाना कलबेवास साहब ने फ़ोन किया था राजनाथ सिंह जी को, तो उन्होंने फ़ोन किया नीतीश को कि क्या हुआ आपके यहाँ, उसी दिन रात में कहते हैं मौलाना गुंडा है। आप बताइए, अगर हम गुंडा है तो आज देखिए नीतीश जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, पब्लिक उनको जो है वो कह रही कि ये चोर है, गुंडा है। लखनऊ वाले कलबेवास साहब ने राजनाथ सिंह जी से सिफारिश करी आपके लिए, आपके हमारे लिए सिफारिश की कि पता कीजिए बिहार में क्या हुआ है, एक शरीफ आदमी है, जानते हैं हम लोग को सारी बातें हैं, सब ये क्या हुआ अचानक। तो नीतीश जी ने कहा कि मौलाना शरीफ जो है ये गुंडा है, इसलिए कि इनको यहाँ से ब्रीफ भी किया गया, इनके जैसे मुआफिया सरकार में उन्होंने ब्रीफ किया, आमिर सुबहानी ने ब्रीफ किया। और जो बनाया है, देखिए इतना आसान काम नहीं है कि एक आम आदमी को आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते, एक आम आदमी को। अखिलेश यादव के ज़माने में एक डीआईजी ने एक ठेले वाले को एक तमाचा मारा था, तो उस पर वो सस्पेंड हो गया। एक ठेले वाले को याद है, एक ठेले वाले को एक तमाचा लग जाए, फल बेच रहा था, तो सस्पेंड हो जाए। यहाँ जो खुल्लम खुल्ला हुआ, लोग वीडियो में देखेंगे, हमारे दर्शक इसे देखेंगे, आप उसे दिखाएंगे पूरा वीडियो के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे बूढ़े को, औरतों को, बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों को। तो ये मामला सब ऊपर से तय हुआ था, ये इनके भूमाफिया इसके सरकार में थी, ये काम किया। तो पुलिस ने जो बनाया है वो क्या, देखिए इतना आसान नहीं है कि आप किसी के घर पे इस तरह से गेट तोड़ते हुए और दरवाज़ा तोड़ते हुए हमला कर देंगे। पहले एक प्लॉट किया जाता है, पहले हर काम के पहले एक जस्टिफिकेशन का रास्ता निकाला। वो क्या था, वो एक बहुत बड़ा प्लॉट है कि मौलाना शरीफ साहब ने कुछ लोगों के घर पे हमला किया
और उसमें लोगों को मारा डंडे से, फला से, और एक शिया सुन्नी राइट की कैफियत पैदा हो रही थी और ये राइट हो चुका था और कितने लोगों को रॉड से डंडे से मारा है, तब जाके हम लोग इनको अरेस्ट करने के लिए सब। और ये सब इमेजिनरी था, ये सब इमेजिनरी। अगर एक आदमी को मारो तो उसका तो इंजरी रिपोर्ट मिलेगी ना, कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं। ये सब इमेजिनरी था, वो सब भूमाफियाओं की तरफ से, नीतीश सरकार के बदमाशों की तरफ से बनाया गया था, हमको डिमोरलाइज करके, हमको ख़त्म करने के लिए। और ये जब हमको अरेस्ट कर रहे हैं तो हमारा बाईपास सर्जरी हुआ है, हम ब्लड थिनर खाते हैं, हमको जो पुलिस ले जा रही है अरेस्ट करके, जो बुरी तरह मारा है, जो पुलिस ले जाती है, उसके बाद हमें किडनी और लीवर पे मार रहे हैं रॉड से, कि बस हम उसी में मर जाए। ये इनकाउंटर करने आए थे हमारा, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली बुलाया उधर के डीएम और एसपी को। तो जब डीएम एसपी वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे भाई ने डीएम को कहा कि ये बताइए, ठीक है मौलाना थे, कोई बात नहीं है, उनका आपका झगड़ा था, आवाम का झगड़ा था, आंदोलन था, आपके साथ गुंडे क्यों घुसे घर में, गुंडे क्यों आए, हिस्ट्री शीटर लोग क्यों आए, वीडियो मौजूद है। तो जानते हैं कि एक तो उस पर मेरे भाई ने कहा, मेरे बड़े वाले भाई जो वहाँ जामिया मिलिया प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा, सैयद नकी काज़िम उनका नाम, उन्होंने कहा कि गुंडे क्यों घुसे घर में। शाह आलम शब्बू नाम लिया तो एसएसपी कहता आप शाह आलम शब्बू का नाम क्यों ले रहे हैं, ये लोग गुंडों से इतने दबाव में है बास पुलिस वाले, और क्यों है आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ों को सर्व करते हैं वो ले जाके। भैया ने कहा क्या उसका नाम लेने में क्या जुर्म है, ठीक है। उसके बाद वहाँ माइनॉरिटी कमीशन ने ऑर्डर किया, जो वहाँ के पायनियर में, दिल्ली के पायनियर में भी रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि डीएम को और आप जाइए और जो सिविल ड्रेस से मौलाना के घर में लोग घुसे थे उन पे एफआईआर कीजिए। आज तक किसी पे एफआईआर नहीं हुआ, ना हम लोगों ने एफआईआर के लिए दिया तो किसी गुंडे पे एफआईआर हुआ, और हमारे ऊपर 45-50 एफआईआर हो चुका है। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि अभी हाई कोर्ट में हम लोगों ने फिर जब डाला है तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इंक्वायरी इसकी शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है अपने कोर्ट से कि अगर एक वीडियो हमारा कोर्ट जिस दिन देखेगा उस दिन साफ कहेगा कि यह कानून की धज्जी है, इंसानियत की धज्जी है, नैतिकता की धज्जी है, ये जो है धर्म की धज्जी है, इसे आप एक्शन लेंगे। मौलाना साहब, जो आपके ऊपर 48-49 एफआईआर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। उसमें दर्शकों के लिए अगर आप बता पाएं कि मोटी मोटी क्या धाराएं लगाई गई? मोटी धाराएं, डकैती, डकैती, घर में घुस के डकैती कर लिया, घर में घुस के लूट लिया, किसी का रास्ते चलते हमने चेन छीन लिया, मस्जिद में हम तलवार लेके आ गए और तलवार भांजने लगे तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि किसी का चेन छीन लिया, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, यानी वो सारी धाराएं कि जिसके बाद हम जो है 500 साल जेल से नहीं निकलने वाले और ये सब ज़मीन बेच के खा जाएंगे। और आपकी दुआ रही, बहुत से प्रेस वालों ने उस वक्त बेपनाह मेहनत की, ईश्वर उसकी वाकई उस दिन लगा के, ठीक है ये सुनते रहे हम आपकी बहुत ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर फील्ड में हमने अभी बयान किया, कुछ मौलवी बिका हुआ है, कुछ नेता बिका हुआ है, कुछ प्रेस वाला बिका हुआ है, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है ना, ये आपको मालूम है, ऐसी बड़ी घटना हुई, आप चले आए, ये आपकी ईमानदारी है। बहुत से लोग पैसा लेकर उस पार्टी में उधर बैठ जाते हैं, जो होता है हो रहा है। ये है मौलाना सैयद काजिम शबीब। 21 जुलाई को मौलाना और उनके समर्थकों के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की थी, जिसका खामियाजा मौलाना को भुगतना पड़ा। तो वक्फ ने प्रशासन के साथ मिलके, भूमाफियाओं के साथ मिलके इस आंदोलन को दबाने के लिए जबरदस्त यानी बल का प्रयोग किया, बल का संविधान का मजाक उड़ाया है। राजा महाराजाओं ने अपनी संपत्ति को दान देकर वक्फ बोर्ड की बुनियाद रखी थी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद भूमि माफियाओं ने मौलाना और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। तो ये धाराएं सिर्फ इसलिए हैं कि हमें इतना उलझा दिया जाए। भाई मुकदमा तो सिर्फ बात से होता नहीं है, वकील का पैसा, फला का पैसा, आप जानते हैं 150 मुकदमा हो कितना, कि इतना हमको उलझा दिया जाए जैसे फुटबॉल के मैदान में होता है, इतना आपस में पास दे उलझाओ के थक जाए, गोल मार दो। लेकिन हम लोगों ने गोलकीपर बहुत मजबूत रखा है जो कभी ये गोल नहीं मार पाएंगे, चाहे ये कुछ भी करके रह जाए। कि यहाँ पे सेडिशन का मुकदमा भी लगाया गया? सेडिशन यानी नहीं, सेडिशन मतलब देश राजद्रोह। जी जी, राजद्रोह, अभी जो बात है राजद्रोह का मुकदमा इन्होंने लगाया हमारे ऊपर, इसलिए कि उसका एक बड़ी वजह थी, राजद्रोह का जैसे मुकदमा लगाया तो इससे कम से कम 2 साल से पहले बेल नहीं होता। ये सारी जमीन बेच के जिसपे अरबों अरब रुपया लगा हुआ है ये खा जाते। राजद्रोह के बाद आप पे यूएपी लगाते हैं। हाँ, वो खुद भी लगाते हैं, सीसी एक्ट 2 बार सीसी एक्ट की बात की लोगों ने अंदर डाल दो। लेकिन राजद्रोह के बाद इनके लिए मुश्किल हो गई। हमारे देखिए ये शहर हमारा है, पूरा मुल्क ही हम लोग का हर जगह रहना हो तो अलग बात है, लेकिन शहर में लोग जानते हैं एक एक हमारा हिंदू भाई खड़ा होकर रामायण पे हाथ रख के कसम खा देगा कि जितने देशभक्त ये हैं दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो ये लगा के घबरा के, बुखलाहट पे पैसा जब मिलता है तो इंसान कर देता है, घबरा के
उसके बाद फ़ौरन जो है कहा कि गलती से लग गया और कलम घूम गया और फलां चल गया, इसलिए इतना ज़्यादा विद्रोह होने लगा और ये लोग कहा कि मामला बिगड़ जाएगा। तो हम उधर तो जेल में थे, लेकिन सुना IG और इन लोगों ने आके कोर्ट में कहा कि ये गलती हम लोग से हुई है और इसको 121 होती है राजद्रोह में, फेडरेशन उसको हटा दिया जाए, तब जाके हमारा बेल जो है, क्योंकि इसका हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है वो विद्रोह कर देते हैं। इसलिए कि भाई हमको 3 पुरुष से लोग देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों की क्या खिदमत करते हैं, लोग हमें क्या चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनका मंशा बहुत गड़बड़ है। ये तो मरवा ही देते हैं और कई बार हो चुका है, लेकिन मरवाने पे मामला है तो बहुत बड़ा आएगा, CBI इंक्वायरी होगी। दूसरी बात, विद्रोह बहुत बड़ा होगा, इसलिए ये डर रहे हैं। और एक बात जब आपको बताता है, माइनॉरिटी कमीशन 27 दिसंबर 2017 को जब आया यहाँ इंक्वायरी के लिए, हमने एक बात कही थी यहाँ के ऊपर और पुलिस ने उसको, माइनॉरिटी कमीशन के लोगों ने एक्सेप्ट किया, कहा कि पुलिस ने बहुत ज्यादती की, गुंडियाँ, ये सब सही है। हमने एक बात की थी कि देखिए अब वक्त गुजरता जाएगा, 3 साल हो गया है। हमने कहा उस दिन DM का SP का कॉल लॉग चेक कीजिए, निकालिए इन लोगों ने किनसे बात की, पता चलेगा किस किस भूमाफिया से बात की, किस किस बदमाशों से बात की। अब 3 साल हो गया, क्या होगा नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है जो वीडियो में लोग हैं और जो हुआ, इसलिए कि 21 जुलाई का वाक़या है। 20 जुलाई को एक डॉक्टर रहमान यहाँ पे जिसकी ज़मीन वक्फ में पड़ती थी, उसके घर में सारे गुंडों की मीटिंग है जो टेप में मौजूद है, वो सब कई दिन से ये प्लान होता रहा। वो भी संलिप्त है इसमें, आप सब संलिप्त है, सब पे हम फाइल किया ना, सबके नाम पे सब इसमें जितने वो लोग जो एक बार हमको 2013 में जब DM साहब ने बुलाया था अनुपम कुमार ने सुपारी के बाद 17 मार्च को, तो मीटिंग थी, उसमें CID के इंटेलिजेंस के तमाम लोग बैठे हुए थे, DSP SP साहब सभी लोग थे। तो उन्होंने हमसे एक बात की, बहुत अच्छे इंसान थे और बात को समझते थे, दबाव में किसी के उस वक्त वो नहीं थे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना साहब, आपके बारे में हमने सारा फीडबैक ले लिया है, आपके बारे में इतनी बुरी खबरें आई हैं और ऐसे आवेदन दिए गए हैं हमको कि आपसे बड़ा ख़राब आदमी को नहीं लगा, लेकिन हमने खुद अपना फीडबैक लिया है, आप हमारी तरफ से ओके, आप ज़मीन बचाइए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा नक्शा बनवाया है जिसको बनवाने हमको 2 लाख लगता, लेकिन उन्होंने सरकारी लेवल पे जो प्रोविजन था सरकार के फंड में, उससे हमारा वो नक्शा उन्होंने वक्फ बोर्ड वाला, हाँ, पूरे शहर का बनवा दिया। कितना उसकी जमीनें कहाँ है लोकेट कर दिया, बहुत बड़ा काम किया ईश्वर उनको उसकी जगह। तो उन्होंने एक बात कही, मौलाना ये सब तो हमने आपको पता कर लिया, फीडबैक हमने ले लिया है, अब आप बताएं अपनी ज़बानी के मामला क्या है। हमने कहा कि सर मामला सिर्फ तय है, कहीं वो खबर दी गई हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और शिया सुन्नी करा रहे हैं, फला जो फालतू बातें होती हैं, इशू डाइवर्ट करना। हमने कहा देखिए वो सीधी सी बात आपको हम ये बता दें कि ये लड़ाई ना हिंदू मुसलमान की, ना शिया सुन्नी की, ये बेईमान और शरीफ की है। हिंदुओं के और सुन्नियों के सारे बेईमान हमारे ख़िलाफ़ हैं और शियों के सारे खिलाफ, और हिंदू और सुन्नी और शिया के सारे ईमानदार हमारे साथ। कहा कि ओके डन, आप जाइए, 4 अप्रैल 2017 को आपके ज़मीन की नापी होगी, क्योंकि उस वक्त 27 मार्च को होली का दिन था, होली में हम लोग बिजी हैं, ज़रा हालात भी सही हो जाएंगे। उसका उन्होंने नापी कराई, बहुत सा काम हुआ, लेकिन वो चले गए। और कितने लोगों को इसलिए बीच में भगाया गया है ऊपर से कि ये रह के उन बदमाशों की चलने नहीं देंगे। मौलाना साहब धीमे धीमे आगे आएंगे। जो जेल में आपने 3 महीने गुजारे, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि वो 3 महीने कैसे गुजरे, क्या रहा जेल में, आपके साथ बर्ताव कैसा हुआ, क्या कोई प्रेजुडिस, कोई जो पहले से ही कुछ सोचकर आपके साथ कुछ किया गया, या आपको आम कैदियों की तरह रखा गया, क्या व्यवहार रहा? एक बात तो देखिए, एक बात तो ये है कि जेल में हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, नहीं ये बात इसलिए कि ये बात हकीकत है। और ख़ुद जेलर साहब ने और एक और जेलर होते असिस्टेंट जेलर, उन लोगों ने आके हमें कहा कि आपके आने के पहले जब मालूम है कि आपकी अरेस्टिंग हो चुकी है, और पहले हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में पड़े रहे, काफ़ी इंजरी थी, हाथ टूटा हुआ है, इंजरी है, पीठ एकदम फटी हुई है, तो बुरी तरह मारा पीटा था इन लोगों ने, बदतमीजियाँ की थी, अल्लाह ईश्वर इन लोगों को बर्बाद करेगा। तो 4 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, बेहोशी के आलम में हमको हॉस्पिटल से उठा के DM ने जेल भेजा। उस वक्त सिर्फ इसलिए कि सारे प्रेस वाले आ रहे थे, दिल्ली से ITV वाले, ये वो यहाँ वाले सब आए, और बात मेरी अब दुनिया में फैल रही थी जी। भूमाफिया के खिलाफ हम बोल रहे थे, आपको सारी वीडियो दिया जाएगा सारा, तो उसमें आप जानते हैं इनको ये लगा भूमाफियाओं ने प्रेशर डाला होगा DM पे, जितना रहेगा यहाँ के ऊपर ये बोलता रहेगा, उससे अच्छा इनको जेल भेज दिया जाए। खैर हमें इलाज के बहाने उठा के ले गए कि हम उनको पटना इलाज के लिए भेजेंगे, कोर्ट में लाए, वहीं से हमें जेल भेज दिया। तो आपको फर्स्ट एड भी नहीं मिला? फर्स्ट एड क्या मिला, बस उसी जो हॉस्पिटल में मिला। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में जो सर्जरी के हेड थे, सारे डॉक्टर पापा के जानने वाले थे, तो वो तो मोहब्बत करेंगे। बकिया एक दिन हमें ये 2 दिन बाद 9:30-10 बजे एक डॉक्टर दिन में आते हैं हमें देखने, वो देखते हैं कि मेरी सारी फाइल बदली हुई है, मेडिकल कॉलेज में सारी फाइल बदली हुई है,
जो हमको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बाईपास भी है, ये सब था। उसने कहा कि ये क्या है, डॉक्टर ने कहा, हमको याद है, और वो थोड़ा यंग से आदमी थे और ईमानदार थे, अड़ गए, ये क्या है नर्स सिस्टर, ये क्या है, ये क्या कर रही हैं आप लोग, बदल रही है कागज़। उसी में थोड़ी भगदड़ सी हुई, डॉक्टर का चेहरा लाल हुआ। एक डॉक्टर हमारे पापा के जानने वाले डॉक्टर नरेश हैं, उनको हमने कहा जब तक कि वो नहीं देखेंगे हमको, अच्छा हम उनके अंदर, हम वो नहीं देखेंगे हमको इत्मीनान नहीं होगा। वो आए, उन्होंने देखा, वो कहा, खैर उन्होंने कहा कि ठीक चल रहा है सब कुछ। बाद में दोबारा वो डॉक्टर मेरे पास नहीं आए। वो कौन थे हमको नहीं मालूम, यंग से थे, वो पिताजी के ज़माने के भी नहीं थे, लेकिन ईमानदार आदमी थे वो। तो यानी कागज़ हॉस्पिटल में बदला जा रहा था, ये लगा। वजह क्या रही होगी, इंजेक्शन दे के मार दे, क्या करे, इसलिए सारे भूमाफिया जो नवरूणा के हत्याकांड में है, जो नवरूणा ऐसी लड़की 12-15 साल की लड़की को मार सकता है, वो हमारे लिए क्या, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ये होता है दुनिया में। आखिर में हमको जेल ले गए, जेल में फिर डॉक्टर्स ने हमारा ख्याल रखा। जेल में हमारे साथ कोई, इसलिए कि जेलर ने ये भी कहा कि आपके आने पे हमें डर था कि जेल में भी कुछ ना कुछ चलेगा, इसलिए कैदी आपके जमा होंगे, जिनको ये हुआ बाहर, उनके साथ प्रेजुडिस हुआ है, वो जमा होंगे। लेकिन आपके आने से हम कोई दिक्कत नहीं हुई। बाहर का मामला बाहर का रहेगा आपको। और जब हम जेल से छूटे हैं तो जेलर साहब दरवाजे तक छोड़ने आए, ये कहे कि आज तक हम किसी को छोड़ने नहीं गए, तो आपको हम छोड़ने आ रहे हैं। यकीनन हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे। अब उनकी जो वजह हो, उसकी वजह कानून हो, ईश्वर हो, मेरी मोहब्बत हो, लेकिन वहाँ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलाना साहब, एक आपकी बातचीत में एक जिक्र आया है इन लोगों का, जो आपने कई बार इन लोगों का जिक्र किया, ये जो कुछ भूमाफियों का नाम और कुछ आपने जो अराजक तत्व हैं उनका नाम लिया। वो इतना सारा जब फोर्स लेके घुसे तो उनकी अकेली की तो इतनी हैसियत नहीं रही होगी। आपका क्या मानना है क्या कि जो पटना में बैठे हुक्मरान या जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान हैं, क्या आपका जो इन लोगों से मतलब उनकी तरफ है? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपकी ज़बान से कुछ कहलवाना नहीं चाहता। आमिर सुबहानी को मालूम है क्या हो रहा है। आमिर सुबहानी की नज़रों में सब कुछ है कि क्या गुंडागर्दी हो रही है यहाँ के ऊपर, कैसे गुंडागर्दी हो रही है। एक शख्स आरिफ रज़ा जो बीकानपुर का है, चेयरमैन तो हर 5 साल में बदलता है, आरिफ रज़ा जो बीकानपुर का है, यहाँ पे एक जगह है, और ये वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। वो उसके मंजिल में है कि आज तक इतनी पटना में रैली हुई, 2 सितंबर 2015 को रैली हुई, इतनी बड़ी रैली वक्फ काउस के लिए आज तक नहीं हुई। उस वक्त भी नीतीश जी मौजूद थे, नीतीश मौजूद था उस वक्त जीतन राम मांझी का ज़माना था, ठीक है, कुछ देर के जीतन राम मांझी बने थे। नीतीश उस ज़माने में कुछ देर के लिए छोड़ के वो जा चुके थे। तो नीतीश को मालूम है सब कुछ, ये आदमी कौन है, कौन ये गुंडागर्दी करा रहा है, इसलिए कि इन लोगों को पैसा मिलता है। साफ सी बात, अगर मेरे सामने जुल्म हो रहा है, हम चुप बैठे हैं, तो या तो हम भाई डरपोक हैं, डरपोक आदमी मुल्क शायद स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, या हमको पैसा मिल रहा है। अब हमारा ये कहना, आरिफ रज़ा वो शख्स है जिसके कई बार सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई, इसकी आमदनी देखिए, इसका रहन सहन देखिए, इसके बेटे का रहन सहन देखिए। सामने कब्रिस्तान है, भी आप देखिएगा जब जाइएगा, उस कब्रिस्तान में 21 दुकानें हैं, 22 दुकानें हैं, 22 दुकान कब्रिस्तान में बनी जो लॉ के खिलाफ है। सारा पैसा कब्रिस्तान का जो कम से कम महीना 2 लाख होता है, ये सब अय्याशी करने वक्फ बोर्ड ले आते हैं आरिफ रज़ा, इरशाद अली आज़ाद, ये लोग, और सारी दुनिया जानती है। और आज जनता अपने चंदे से कब्रिस्तान की सफाई कराती है। आज तक कोई उसका मामला हिसाब किताब नहीं हुआ। कितनी बार नीतीश को, हमारा भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट है, मेरा भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में है, उसने कई बार खुद नीतीश को लिखा, आमिर सुबहानी को लिखा, लेकिन इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्या लेते? पटना में हमारा एक अपना एंसेस्ट्रल हाउस था, उसको इन लोगों ने, वक्फ बोर्ड के गुंडों ने एक बैनर लगा दिया कि ये मौलाना का घर नहीं, ये वक्फ का घर है, हमको डिमोलाइज करने के लिए। ठीक है, क्या किया इन लोगों ने? वो हम हाई कोर्ट से जीत गए। हाई कोर्ट से जब जीत गए, उस और मजिस्ट्रेट के सामने मकान खाली हुआ, तब भी आमिर सुबहानी ने हम लोगों पे FIR कराया कि किसी तरह से इतना इनको परेशान किया जाए ताकि ये हम लोग उधर चले जाएं और इनका भूमाफिया बेच के खाए। इसलिए क्लियर, ये इसे मेन आमिर सुबहानी, RCP सिंह, और ये लोग अब नीतीश को क्या ब्रीफ करते हैं, ये नीतीश कुमार का, अगर नीतीश कुमार को इतना खत लिखा गया, अच्छा हम नहीं कहते, अगर एक बेचारा मजदूर है, उसके बारे में मालूम है कोई जुल्म हुआ, कोई सुनवाई नहीं, आप उसको बुला के पटना पूछिए। हम तो एक मस्जिद में 2000 लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं, लोग हमसे आस्था रखते हैं, हिंदू हमको बहुत चाहते हैं यहाँ के ऊपर। ये बात की खबर मिली कि इनको मारा, हमसे बुला के तो पूछ लेते, इतना एप्लीकेशन किया आपने, इसका मतलब ये है कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं, आप क्या डबल स्टैंडर्ड है, और आप चाहते हैं कि हम ख़त्म हो जाएं, कि इनका भूमाफिया जो है। अब आपको एक दूसरी बात बताएं, जिस शाह आलम शब्बू की हमने बात की, जो हमारा गेट तोड़ के घुसा, ठीक है, और उसके पीछे भी बहुत से लोग थे और उसके ऊपर के लोग थे, वो यहाँ पे एक मकान है, टेलीग्राफ की हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जिस मकान में शाह आलम शब्बू रहता है, उस मकान में 150 पुलिस के साथ उसने जाके कब्जा किया। आज भी टेलीग्राफ कहता है कि 150 पुलिस कहाँ से आई, आज तक थाने का ऑर्डर नहीं है। वो पुलिस थी या पुलिस के ड्रेस में गुंडा था, इसलिए हमारे यहाँ भी 100 पुलिस थी तो 500 गुंडे पुलिस के भेस में आए थे। वो हुजूर के खिलाफ क्यों हुए? हुजूर धंधे में बोले। आज जो मौलवी वसीम रिजवी के धंधे के बारे में बोलेगा,
मौलाना साहब, अब आपका मुकदमा कहाँ पहुँचा है और 3 साल हो गए हैं, संक्षिप्त में बताइएगा कि अभी आपको क्या उम्मीद है और आपने क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी? क्योंकि इतना बड़ा आप धर्म गुरु हैं, आपसे लोगों की आस्था जुड़ी है, लोग आप में समाधान ढूंढने आते हैं जब संघर्ष में, और जब आप ही तकलीफ में संघर्ष में आए तो सूबे के मुखिया से आपने क्या मिलने की कोशिश करी, और अगर की तो उसमें क्या दिक्कतें आई, मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और उधर से क्या कोई आपको जवाब आया, कुछ आपसे बात हुई, हालचाल पूछा गया? हम लोगों ने यानी खुद हमने नीतीश को एप्लीकेशन लिखा, आमिर सुबहानी को लेटर दिया ईमेल के ज़रिए, हमारे भाई जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने उसे दिया, और यहाँ से जनता ने भेजा। या तो ये है कि लेटर वहाँ पहुँचता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, या ये है कि कोई ऐसा वक्फ बोर्ड का बदमाश है, चाहे इरशाद अली आज़ाद और आरिफ रज़ा, जो अपने लोगों को बैठा लिया है कि यहाँ से लेटर आया तो उसको फाड़ के फेंक दो। लेकिन ये अफसोस का मौका, इतना बड़ा जब हमारे दर्शक इसे देखेंगे, आपके दर्शक देखेंगे, जब जनता देखेगी इस जुर्म को और इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो 2 बात दिमाग में आएगी। पहली बात यह आएगी कि ये आदमी ही एकदम 3rd क्लास है, तो ठीक है, सो गुड, फिर लोग अपना दिमाग साफ करेंगे। या ये बात आएगी हुकूमत चाहती है कि ऐसा आदमी ना रहे कि हॉस्पिटल बिक जाए, स्कूल बिक जाए, ज़मीन बिक जाए। बस ये है, इसका जनता देख के फैसला करेगी कि मामला इसके पीछे क्या है, और उस वक्त की खबरें आपको बताएंगी। लेकिन हमें जो एक बात कहनी है वो बहुत अहम है। देखिए, राजनीति बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है, ये हर चीज़ में। हम 21 जुलाई को अरेस्ट हुए, 27 या 28 जुलाई 2017 को लालू यादव हटे नीतीश से, बीजेपी का साथ नीतीश को हो गया, एनडीए में शामिल हो गया। अब हमें एक बात कहनी है, तो 21 जुलाई के अरेस्टिंग के बाद 24 जुलाई को पटना में बीजेपी उस जमाने में 24 जुलाई को नहीं है, जदयू के साथ, ठीक है, बीजेपी ने पटना में एक जुलूस निकाला है, मौलाना शबीब जिंदाबाद, इनको आज़ादी दिलाई जाए, इनको हक दिलाया जाए, इरशाद अली आज़ाद मुर्दाबाद, आरिफ रज़ा मुर्दाबाद, सीबीआई से जांच हो। ये 24 को हुआ है, ठीक है। बीजेपी ने उस वक्त देखा, सारी दुनिया वीडियो देख रही थी हमारे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, रोज अखबार में फ्रंट पेज पे आ रहा है, 10 दिन तक बिहार में आता रहा, ये लोग देख रहे हैं। पटना में ये जुलूस बीजेपी ने निकाला, हम जेल में हैं, और 29 को या 28 जुलाई को बीजेपी जदयू साथ हो गई। भूल गई, बीजेपी को तो मालूम है कि ये जुल्म हुआ, क्यों भूल गई? ठीक है, नीतीश को नहीं मान लिया, मालूम तो नीतीश को, सिर्फ नीतीश करवा रहा है, आमिर सुबहानी करवा रहा है। बीजेपी जो जुलूस निकाल के क्यों खामोश बैठी? ये सब लड़ाई वोट की है। हम लोग धर्म के लिए और अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और जिंदगी भर लड़ेंगे। राजनीति किसी आलम में ऐसे लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं इंसानों के खून पे, इंसानों की परेशानी पे, इंसानों के मसाइल पे, हमारा 80-90% हिंदुस्तान देहात पे भी भूखे रह रहा है, और यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है सुबह 1 कप चाय 3 लाख की पीते हैं। ये नहीं चलेगा सर। जो 3 लाख रुपए की चाय सुबह में पी रहा है वो हिंदुस्तान का खून चूस रहा है। मौलाना साहब, आप एक पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं, मुझे आपसे एक सलूशन जानना है। भारत में चाहे हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट हों, चाहे मुसलमानों के सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, या ये क्रिश्चियंस की सेमेट्रीज हों, जो भी हों, एक समय आया जब एक समय था कि जन कल्याण के काम करते थे, लेकिन अब एक दौर लंबा हो चुका है, एक लंबा दौर निकल चुका है जब लगातार भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हर ऐसी संस्थान पर, ऐसी बॉडी पर लगते हैं। तो आप धर्मगुरु होने के अलावा आप एक ज़हीन व्यक्ति हैं, आपने दुनिया देखी है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? अब मतलब मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ कि ईमानदारी होनी चाहिए, कि आदमी ईमानदार हो जाए, दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाए। मैं आपसे जान रहा हूँ कि जमीन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, रिलीजियस बॉडीज पर क्या रेगुलेशन होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो और आप जैसे लोगों को इतना परेशान ना होना पड़े। आप धर्मगुरु हैं, आपका काम एक्टिविज्म नहीं है, लेकिन आपको इस पे उतरना पड़ा। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा मूलभूत आपके हिसाब से, छोटे में ही अगर थोड़े में आप बताएं, कि कुछ ऐसे चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट, हिंदुओं के ट्रस्ट, सेमेट्रीज, इनमें क्या चीजें सुधार ला सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर?
देखिए, इस सिलसिले में एक बहुत ही बुनियादी बात है, वो ये है कि हमने एनसीईआरटी में किसी एक हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में हमने एक बात पढ़ी है 10वें या 11वें की किताब में। उसमें 11th में ये था कि हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों की एक टीम आई 1957-58 में, आज़ादी से 12 साल के बाद, तो उसने बिहार के बारे में ये कहा कि बिहार वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट था जी उस वक्त सबसे पूरे हिंदुस्तान में। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको ये उपाधि मिली, बिहार केसरी। हाँ, ये आज क्या है देख रहे हैं आप, खुद बिहार आए हुए हैं और हालात आप खुद अपनी आंखें के वस्त से भी मामला बिगड़ रहा है। पुल उद्घाटन से पहले टूट जाता है और मरीज यूं ही जो है वो दवा के बगैर मर जाते हैं। सब आपको उसमें कहने के वक्त बर्बाद होगा, सारी दुनिया को मालूम है। आँख पे प्रेजुडिस का और हसद का चश्मा हटा के, तासुब हटा के देखें तो ये हालत बिगड़ी क्यों। इसकी बात एक हमारे जो दादा थे वो एक बार एमएलसी हुए थे 2 दिन के लिए, नहीं शौक था इनको एमएलसी होने का, लेकिन श्री बाबू उस जमाने में उन्होंने कहा, अच्छे दोस्ती थी, ये थे, ये गवर्नमेंट लीडर थे, श्री कृष्ण सिंह जी की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमारे दादा पहले मुख्यमंत्री बिहार, पहले मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने हमारे दादा को ये कहा, जान पहचान थी, इलेक्शन एमएलसी हो जाइए, एमएलसी हो जाइए। दादा जीपी रहे हैं, लोग कहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा लंबे मुद्दत तक रहने वाले जीपी जो है हमारे दादा थे, ठीक है। तो दादा हमारे एमएलसी हुए श्री बाबू के ज़माने में। उनको इस सबसे मतलब नहीं था, श्री बाबू का जोर था, उनको भी एक अच्छा पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी चाहिए था। 2 दिन वो असेंबली, वो काउंसिल में बैठे और चले आए। अभी भी लोग जिंदा हैं, वो कहते हैं जो लोग उनसे सुन चुके, लोगों ने कहा आप क्यों चले आए? कहा कि आज जब हम कुर्सी पे बैठे तो हमारे बगल में 2 क्रिमिनल एमएलसी बैठा। तो बोले कि 10 साल में ये दिन आ गया कि अब एमएलसी भी क्रिमिनल हो जाएगा, तो अब मुल्क की हालत अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, खराब हो। ठीक है, पहले दिन उसको तो रोकना पड़ेगा जी। ये क्या हुआ है? अब यहाँ पे 2 बात हम बताएंगे। देखिए, कहीं पे होता है चूज द लेसर इविल, ये करना जरूरी है। अब मरीज अगर 10 प्रॉब्लम के साथ आया है तो हाथ पैर बाद में देख लेंगे, अगर हार्ट को पहले देखेंगे या ब्रेन को, क्योंकि ये अगर खत्म हो जाएगा तो हाथ पैर भी काम नहीं करेगा। हाथ पैर में कल भी इलाज होगा, हाथ एक नहीं है तब भी अगर पूरा बदन उसका। तो मामला इस वक्त ये है कि अगर बहुत सा तागा आपस में उलझ गया है, अगर हम सुलझाई के काम करने के लिए आएंगे तो नहीं हो पाएगा कि हम सारा तागा सुलझाएंगे नहीं। अभी हमको इतने 1 मीटर की जरूरत है, हम उसमें से सुलझा के 1 मीटर काट लेंगे, अभी काम हो जाए। लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ये रहे कि हम पूरे मसले को सही करें जी। अल्टीमेट काम ये होना चाहिए कि एक तो इसमें शुरू से थोड़ा विजिलेंस बना के रखा जाए कि ईमानदार आदमी पे नजर रखी जाए। हर धर्म के ईमान, एक पूरी कमेटी बने जो ईमानदार आदमी के, किस ईमानदार आदमी को लाना है, जिसका, जैसे आजकल हमारा मुल्क दहशतगर्दों से, टेररिस्ट से, करप्ट लोगों से परेशान है। हम लोग बॉर्डर पे नजर रखे हैं, कोई आदमी शरीफ के ड्रेस में टेररिस्ट ना आ जाए, मुल्क के अंदर कोई करप्ट आदमी कुर्सी पे ना बैठ जाए जो पूरे मुल्क का माल बेच दे स्विस बैंक को, है। तो अब हम लोग नजर रखे रहते हैं। कोई दंगा करा के मिनिस्टर बनना ना चाहे कि दंगा करा के मिनिस्टर बनना सबसे आसान काम है, मेहनत करके बनना। दंगा कराया, वोट को बांट दिया। तो अब एक देखिए, इसके लिए जो बुद्धिजीवी हैं, ईमानदार लोग, एक बॉडी बने, धार्मिक इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करें, कैरेक्टर को चेक करें कि ये कैरेक्टर के ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसके बाद इनको बड़े बड़े पोस्ट पे लेके आए, तभी जाने के बाद अगर बड़ा ही बेईमान हो जाएगा तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक बात यहाँ पे सिर्फ कहते हैं, अब वक्फ बोर्ड की बात है और हमारे धर्म के लिहाज से हज़रत अली अलैहिस्सलाम या मोहम्मद साहब, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मामला, वो बैतुल माल में बैठे हुए हैं और कोई आ गया जी ट्रेजरी में, तो लाइट जल रही है, अभी काम कर रहे हैं, वो जो लालटेन जल रहा है वो काम कर रहे हैं सरकारी, लेकिन जब वो आदमी आ गया तो अब पर्सनल बात होने वाली थी, तो उसको बुझाया, कहा कि घर से लाओ लाइट अपने घर से जी। और कहा कि हम इस पैसे को, सरकार के पैसे को अपने काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा यही कहना है यहाँ के ऊपर कि इतने ईमानदार लोगों को चुना जाए, ये नहीं कि सरकार का माल पूरा घर में आ जाए। जैसे अभी मेरे पास किताब है, आप देख रहे हैं, गांधी जी ने गीता का इंटरप्रिटेशन किया है, महात्मा गांधी ने गीता का, वो हमने पढ़ा है। 171 नंबर पेज पे गांधी जी लिखते हैं कि दुनिया में 2 आदमी परफेक्ट हुए। ठीक है, अब 2 आदमियों ने एकदम, इसमें कोई पॉलिटिकल बात करते नहीं, तो पॉलिटिकल बात है ही, कहते 2 आदमी, एक उन्होंने अपने अकीदे से लॉर्ड राम का नाम लिया, इसे कि उनका अपना आस्था है, और दूसरा नाम दुनिया में चुनने के लिए 1000 नाम था। हजरत ईसा थे, हजरत मोहम्मद थे, जो गौतम बुद्ध थे, लेकिन उन्होंने दूसरा नाम लिया हजरत अली। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हुकूमत की हजरत अली ने, और हुकूमत करके और भी लोगों ने की, और उस ईमानदारी का सबूत दिया जो अभी किताब में है।
जी। उसकी वजह है हजरत अली ने, यहाँ एक ड्राइवर सरकार का होता है, उसको इतना पेड़ते हैं, घर वाले बीवी बच्चे परेशान हो जाता है सरकारी काम के लिए। हजरत अली ने अपने घोड़े को भी किसी जाती काम में इस्तेमाल नहीं किया जी। तो ये ईमानदारी अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके हमारे मुल्क के, समाज के, धर्म के हालात सही होंगे। और आप ऐसे लोग, देखिए बहुत अहम बात, आप मुजफ्फरपुर आए, दिल्ली से आए, इतने थके हुए हैं और ये तमाम आपके साथ जो काम कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप अरे सुना चले जाते, क्या दिक्कत है, कौन सा है, ना आपसे मेरी कोई मुलाकात ना रिश्तेदारी है, लेकिन आप अपने काम को अहमियत देखिए। इस वक्त यहाँ पे आए हैं, ये ईमानदारी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप समाज को उत्थान चाहते हैं। ये लोग यहाँ तो वक्त की जमीन लूट रही है, चेयरमैन और आरिफ रजा और ये और गुंडों को बढ़ा के बेचवा रहा है, तो ऐसे नहीं चलने वाला। मौलाना साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने का। मौलाना साहब ने कुछ बहुत अहम बातें की जिनको समझना ज़रूरी है। उनका दर्द है, उनके साथ जो घटना हुई वो उसको बताते हैं, बड़ी ही साफ गोई से बताते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति हैं। उनकी एक बात बड़ी ज़रूरी है कि धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वक्फ हो, ट्रस्ट हो, सिमेट्रीज हो, मनमानी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।